आज तक न पूरा मलबा मिला, न सभी यात्रियों का सच। MH370 आखिर गया कहां? Mayday, mayday. 8 मार्च 2014 को एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक नियमित आधी रात की उड़ान पर रवाना हुआ। विमान में 14 अलग अलग देशों के 239 लोग सवार थे। इनमें घर लौट रहे परिवार, छुट्टियां मनाने जा रहे पर्यटक और सुलेख कैलीग्राफी अभियान से लौट रहे कलाकार शामिल थे। सुबह 1:19 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उड़ान को वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्देश दिया। कॉकपिट ने एक मानक विदाई संदेश के साथ जवाब दिया, शुभ रात्रि मलेशियाई 370। ये वे आखिरी शब्द थे जो बाहरी दुनिया ने इस विमान से कभी सुने। कुछ ही पलों बाद यह उड़न नागरिक मॉनिटरों से गायब हो गई। उस अंतिम रेडियो कॉल के 2 मिनट के भीतर ही विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। एक ट्रांसपॉन्डर विमान की पहचान, ऊंचाई और स्थान की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। इसे बंद करना कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कॉकपिट के अंदर से जानबूझकर और हाथ से किया गया हस्तक्षेप आवश्यक होता है। विमान बिना किसी संकट कॉल या मेडे संकेत के नागरिक रडार स्क्रीन से गायब हो गया। मौसम साफ था और न ही किसी गड़बड़ी, टर्बुलेंस या सिस्टम की खराबी की कोई रिपोर्ट थी। वाणिज्यिक यात्री विमान यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाते। संचार और ट्रैकिंग प्रणालियों का एक साथ बंद होना विमान को गायब करने के लिए किए गए एक सटीक और सुनियोजित प्रयास की ओर इशारा करता है। जहां नागरिक मॉनिटर इस घटना से अनजान थे, वहीं सैन्य रडार ने विमान को एक तेज और अनधिकृत यू टर्न लेते हुए और मलेशियाई प्रायद्वीप के ऊपर से वापस उड़ते हुए ट्रैक किया। बाद में किए गए उड़ान सिम्युलेटर परीक्षणों ने इस बात की पुष्टि की कि यह विशेष दांव पेच मैन्यूवर किसी खराब ऑटो पायलट द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसे निश्चित रूप से हाथ से ही उड़ाया गया होगा। ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बावजूद विमान के इंजनों से जुड़ा एक अलग सिस्टम हर घंटे स्वचालित रूप से अपनी स्थिति के संकेत पिंक्स इनमरसैट उपग्रह नेटवर्क को भेजता रहा। जांचकर्ताओं ने प्रत्येक पिंक के सटीक समय का विश्लेषण करके और उपग्रह तथा विमान के बीच की दूरी की गणना करके इन संकेतों को ट्रैक किया। इससे पूरी दुनिया में फैलते हुए वृत्ताकार घेरे बने, जो अंततः एक अंतिम लाल रेखा, जिसे 7वां छाप सेवंथ आर्क कहा गया। अपना यू टर्न लेने के बाद विमान पूरी तरह से अंधेरे में 7 घंटे तक दक्षिण की ओर उड़ता रहा और इसी सटीक छाप आर्क के साथ उड़ते हुए उसका सारा ईंधन समाप्त हो गया। वह सारा ध्यान उस व्यक्ति की ओर खींचता है जो विमान की कमान संभाल रहा था। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह। मलेशियाई पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट में उन्हें एक सुलझे हुए परिवार वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था, जो आर्थिक तनाव, उदासीनता या चिंता से पूरी तरह मुक्त थे। फिर भी खुफिया समुदाय के जांचकर्ताओं ने एक विरोधाभासी सच्चाई का पता लगाया। उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। वे अपना दिन एक खाली घर में इधर उधर घूमते हुए बिताते थे और इस बात के पुख्ता संकेत थे कि वे गंभीर अवसाद से पीड़ित थे। सबसे महत्वपूर्ण सबूत कप्तान के घर के फ्लाइट सिमुलेटर की हार्ड ड्राइव से बरामद किए गए। बरामद फाइलों में एक अभ्यासित उड़ान प्रोफाइल थी, जो हिंद महासागर के ऊपर ईंधन खत्म होने तक दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। ये मार्ग वास्तविक उड़ान के मार्ग से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। जब आप टूटे हुए संचार, मैनुअल यू टर्न और घर के कंप्यूटर पर किए गए पूर्वाभ्यास को मिलाते हैं, सबूत एक साजिशकर्ता की ओर इशारा करते हैं। 16 महीने बाद समुद्री धाराओं ने भौतिक प्रमाण प्रस्तुत किया। रियूनियन द्वीप और मेडागास्कर के तट पर मलबा बहकर आ गया। जांचकर्ताओं ने फ्लैपेरॉन का विश्लेषण किया, जिसमें क्षति के पैटर्न पाए गए जो यह दर्शाते थे कि प्रभाव के समय यह एक तटस्थ संकुचित स्थिति में था। नियंत्रित जल लैंडिंग के दौरान यह घटक विस्तारित होता है। ईंधन खत्म होने से दोनों इंजनों में खराबी आने के बाद विमान बिना चालक दल के ही नीचे की ओर चक्कर लगाते हुए तेजी से पानी में जा गिरा। मलबे की भौतिक स्थिति को देखते हुए विमान के धीरे धीरे नीचे उतरने या पानी में सुरक्षित उतरने की कोई संभावना नहीं थी। विमान को ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया था जिससे उसका पूरी तरह से नष्ट होना तय था। मुख्य धड़ को खोजने का प्रयास विमानन इतिहास का सबसे महंगा अभियान बन गया। 3 वर्षों तक $16 करोड़ की लागत से जहाजों ने व्हाटन बेसिन की छानबीन की। उन्होंने हजारों वर्ग मील के ऊबड़ खाबड़ पहले कभी न देखे गए समुद्री तल का नक्शा बनाने के लिए स्वायत्त जलमग्न वाहनों का इस्तेमाल किया, लेकिन गहरे समुद्र में खोज की वैज्ञानिक सटीकता,
संकट से निपटने के मलेशियाई सरकार के तरीके से बिल्कुल विपरीत। उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया में आपातकालीन घोषणाओं में देरी, रडार डेटा को छिपाना और आधिकारिक रिपोर्टों को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश करना शामिल था। विमान को बरामद करने में विफलता केवल हिंद महासागर की अत्यधिक गहराई के कारण नहीं थी। जांच के महत्वपूर्ण शुरुआती घंटे नौकरशाही की अपारदर्शिता में खो गए, जिससे भौतिक सुराग ठंडे पड़ गए। आज भी स्वतंत्र शोधकर्ता शौकिया रेडियो तकनीक का उपयोग करते हुए खोज जारी रखे हुए हैं। प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के प्रयास में WSPR सिग्नल ट्रैकिंग जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 239 यात्रियों और क्रू के परिवारों के लिए अंतिम विश्राम स्थल का न होना दुख की एक अधूरी स्थिति में जीने जैसा है। वे विरोध प्रदर्शन करते हैं और ऐसे जवाबों की मांग करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है। जब तक समुद्र की तलहटी से फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद नहीं हो जाते, उन अंतिम घंटों की पूरी सच्चाई समुद्र की गहराइयों में ही दबी रहेगी। यह 239 जिंदगियों की कहानी है जिन्हें सिर्फ एक इंसान के दिमाग ने मिटा दिया और जिनके जवाब अंधेरे में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है Mayday, Mayday. कि आज भी MH370 का पूरा सच दुनिया से छुपा हुआ है। 200 उनके पीछे छोड़ा गया सवाल आज भी जिंदा है। आखिर फ्लाइट MH370 गया कहां?